हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहिए और निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए। अगर हम बात करें आज का हमारे पास कौन सा टॉपिक होने वाला है, तो स्टैटिक्स के हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हम सबसे पहले अपने चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन क्या है आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आ सकती है और वैसे भी आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे, बेसिक टर्म्स होंगे, बेसिक डेफिनेशन होंगी, उसके बाद हम अपने चैप्टर्स पर जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि आज का हमारे पास टॉपिक क्या होने वाला है, कौन सी बेसिक डेफिनेशन होने वाली है जो हमें पढ़नी है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टारगेट है या हमारा लक्ष्य है वो क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमारे पास टारगेट होगा वो होगा कि हम स्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। अब मैकेनिक्स को समझने के बाद मैकेनिक्स के ही अंदर हम 2 पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है, जिसमें से एक हमारे सब्जेक्ट का नाम है, दूसरा भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। ठीक है, कौन सा? सबसे पहले स्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद हमारे पास जो रहेगा सेकेंड टॉपिक रहेगा पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है उसकी, वो बात करेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जगह जगह किसी न किसी रूप में यूज होता रहेगा पूरे स्टैटिक्स में, रिजिड बॉडी। ठीक है, और रिजिड बॉडी में ही यहाँ पर आपकी बुक में एक रिमार्क दिया हुआ है, उसके बारे में हम आज बात करें। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर की हमारे पास रूपरेखा है कि हमें आज के लेक्चर में क्या क्या करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के अंदर ही हम जानेंगे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों के दोनों हमारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, पर हमारा टारगेट जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टैटिक्स है, तो हम उसके अंदर जाके अपना चैप्टर्स करेंगे, अच्छे से उसका कंसेप्ट समझेंगे। पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स की बार बार बात होगी वहां पे। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड एक रिमार्क। ठीक है, अब स्टार्ट करें। ये रहा आपका आज के लेक्चर का पूरा ओवरव्यू, मतलब वो ओवरव्यू था, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपकी बुक में मैकेनिक्स। मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स है क्या। ठीक है, फिर उसके अंदर ही हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को डिवाइड करते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर हम अपने यूनिवर्स या अर्थ पर बात करें तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट बोल दो या बॉडी बोल दो। ठीक है, जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो क्या होता है, या तो वो रेस्ट पे होगा, ध्यान से समझना, रेस्ट पे होगा या मोशन में। आप देखना अपने चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, या तो वो रेस्ट पे होगी या वो मोशन में होगी। दो ही स्टेट होती है हमारे पास किसी भी अर्थ या यूनिवर्स में। कोई भी ऑब्जेक्ट या मेरे पास क्या हो, बॉडी हो, तो वो उसकी 2 स्टेट होगी, या तो वो रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा।
ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया कि हमारे यूनिवर्स में या अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट होता है आप अपने आसपास देख सकते हो, ठीक है, या तो वो मोशन में होंगे या वो रेस्ट में होंगे, दो ही स्टेट है, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ, ठीक है। अब देखो, जो मेरे पास ये बॉडी है या ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके रेस्ट और मोशन के बारे में जिसकी हेल्प से हम बताते हैं वो हमारे पास मैकेनिक्स है, कि मैकेनिक्स हमारे पास, मैकेनिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, बॉडी रेस्ट में है या मोशन है उसके बारे में जो बताते हैं वही हमारे पास मैकेनिक्स है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ तो देखो, मैकेनिक्स मेरे पास क्या है, एक साइंस है, मैकेनिक्स क्या है, एक साइंस है विच डील्स विद द स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट ऑफ बॉडी। मैकेनिक्स हमारे पास वो साइंस है, मैकेनिक्स साइंस है जिसमें हम बॉडी के रेस्ट या मोशन की स्टेट के बारे में बताते हैं या चर्चा करते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई, मैकेनिक्स के डेफिनेशन की बात समझ आई या नहीं आई। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्स या अर्थ पर जो भी बॉडी प्रेजेंट होती है वो रेस्ट में या मोशन में होती है, ठीक है। अब बॉडी के रेस्ट या मोशन की स्टेट के बारे में जो बताता है वो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की ही हेल्प से हम इसकी कि बॉडी रेस्ट पे है, मोशन में है, मोशन में है तो क्यों है, रेस्ट पे है तो क्यों है, वो जो बात हम करते हैं वो हम बताते हैं मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स की हेल्प से, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया पहला, कि मैकेनिक्स क्या है, मेरे पास एक साइंस है, कौन सी साइंस है, जिसमें हम बॉडी के रेस्ट या मोशन की स्टेट के बारे में बताते हैं, डील करते हैं, ठीक है, स्टेट के बारे में डील करते हैं। अब देखो, मेरे पास कोई भी बॉडी है, चाहे वो मेरे पास रेस्ट में हो या वो मेरे पास मोशन में हो, अब एक एक करके समझेंगे, मैंने दोनों लिख दी, रेस्ट या मोशन, ठीक है। अब देखो, कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, अब मैं उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए दो सिचुएशन होगी, इस पे मैंने कोई फोर्स एक्ट किया, ठीक है, इस पे कोई फोर्स एक्ट किया मैंने, तो उसके लिए दो सिचुएशन होगी। अब बोलोगे मैम कौन कौन सी सिचुएशन, अब बॉडी रेस्ट पे है, मैंने उस पे फोर्स लगाया, तो दो सिचुएशन हो सकती है, कैसे कि बॉडी मेरे पास जो फोर्स लगाने के बाद बॉडी मेरे पास रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी जा सकती है, ठीक है, बात समझ आई या नहीं। अब जैसे कोई दीवार है, वॉल है, वॉल को मैं ऐसे मैंने फोर्स लगाया, तो उस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, वो तो रेस्ट रेस्ट पे है, फोर्स लगाया फिर भी क्या रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, बात समझ आ गई। अब देखो, कोई बॉल है, मतलब वो वॉल थी, मतलब दीवार, एक पहला एग्जांपल दिया मैंने इसके लिए दीवार का, ठीक है, अब इसमें मैं दे रही हूँ बॉल का, ठीक है, जो बॉल होती है, अब उस बॉल को वो अभी एक जगह रखी है, ठीक है, और वो रेस्ट पे है, अब मैंने उसको हल्का सा फोर्स लगाया, उस पर किया, तो वो आगे मूव करने लग जाएगी, बॉडी क्या हो गई, मतलब वो क्या हो गई, मोशन में, ठीक है, बात समझ आ गई, ये वाली बॉल है, क्लियर, बात समझ आई। तो मेरे पास जो भी बॉडी रेस्ट पे है, अगर मैं उस पे क्या करी, कोई फोर्स एक्ट कर रही हूँ, तो वो अपने सराउंडिंग के रिलेटिव या तो वो मोशन में जाएगी, वो सॉरी रेस्ट में होगी या मोशन में। अब ये चीज आप अपनी रियल लाइफ में रियलाइज कर देख सकते हो, ठीक है, फील आपने करा भी है ये, कि किसी पे फोर्स लगाया, जैसे हमारे पास क्लास में कोई लेक्चर स्टैंड होता है, वो काफी हैवी होता है, उस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, वो नहीं हिल रहा है, वो रेस्ट पे है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, वो फिर भी रेस्ट पे है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब बाई चांस मेरे पास कोई भी ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अब मैंने उस पर हल्का सा फोर्स लगाया, वो आगे मूव करने लगी, तो वो मोशन में आ गई, ठीक है, जैसे साइकिल, हम साइकिल चलाते हैं, अभी हम साइकिल पे बैठे हैं और एक जगह खड़े हैं, तो हम क्या है, रेस्ट पे, और जैसे ही मैंने आगे उसको चलाना स्टार्ट किया, हल्का सा पुश किया, तो वो क्या होगी, मोशन। तो वही चीज है कि मेरे पास बॉडी अगर रेस्ट पे है और उस पे मैं कोई भी फोर्स एक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए वो या तो वो रेस्ट पे ही रहेगा या वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है, दो सिचुएशन होंगे। अब सिमिलरली
जब मेरे पास कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, वो चल रही है, अब मैं उस पर कोई भी फोर्स एक्ट करूंगी तो वो अपने सराउंडिंग के रिलेटिव या तो रेस्ट पे पहुंच जाएगा या मोशन में ही रहेगा। बात समझ आ गई? ठीक है। अब इसका अगर आप देखोगे कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और किसी ने पकड़ के आपको खींच दिया, स्टॉप कर दिया, तो वो क्या हो गया, आप मोशन में थे, फोर्स लगाया, अपने सराउंडिंग वो खींचा, रोका, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। बट अगर किसी ने खींचा, नहीं रुका, वो चलता ही चला गया, तो वो मोशन में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे हो या मोशन में हो, बट उस पे हम कोई भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो अपने सराउंडिंग के रिलेटिव या तो रेस्ट पे जाएगी उसकी वो, या मोशन में। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरे पास कोई की मतलब अगर उस पे कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो बॉडी में मूव कर सकती है या रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई भी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो मेरे पास जो है बॉडी जो है मे बी मूव, मतलब मूव भी कर सकती है या रेस्ट पे रह सकती है। तो दोनों सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया, रियल लाइफ के एग्जांपल भी दिए हैं, आप उन चीजों को नोटिस करना। जैसे भी कोई भी बॉडी है, हमने उस पे फोर्स लगाया, या तो वो रेस्ट पे रहेगी या वो मूव करने लग जाएगी। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उस पे हमने फोर्स लगाया, या तो वो रुक जाएगी या वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी फोर्स अगर इम्पैक्ट कर रहे हैं तो ये मूव कर भी सकते हैं, ठीक है, या रेस्ट पे हो सकते हैं। क्लियर? तो ये वाली डेफिनेशन यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास मैकेनिक्स एक साइंस होती है। कौन सी साइंस होती है? जिसमें हम बॉडी के रेस्ट या मोशन के स्टेट के बारे में बात करते हैं। क्लियर? अगर हम बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, उस पे कोई फोर्स एक्ट करते हैं तो हमारे पास बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है या मोशन में भी जा सकती है अपने सराउंडिंग के रिलेटिव। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट सीखे हैं, दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, 3 पॉइंट सीखे। नंबर 1 कि हमारे पास अर्थ पर या यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी होती है वो रेस्ट या मोशन में होती है, पहला पॉइंट। अब जब हमारे पास मैकेनिक्स जो है वो साइंस है जिसमें हम बॉडी के रेस्ट या मोशन में होने की जो स्टेट होती है उसके बारे में हम डील करते हैं। तीसरा जो है हमारे पास कि अगर हम उस पर कोई भी फोर्स एक्ट करेंगे तो हमारे पास बॉडी या तो रेस्ट में जाएगी, चल जाएगी, या मोशन में, ठीक है, अपने सराउंडिंग के रिलेटिव। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए। अब आता है इसी के बेस पे कि बॉडी रेस्ट पे है, मोशन में है, इसी के बेस पे हम बात करेंगे कि मेरे पास मैकेनिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर मैकेनिक्स की बाय चांस डेफिनेशन आपके पास आ गई तो आपको सिंपल इतना ही लिखना है कि मैकेनिक्स हमारे पास एक साइंस है जिसमें हम बॉडी के रेस्ट या मोशन की स्टेट के बारे में डील करते हैं, ठीक है। अगर उस पर कोई भी फोर्स एक्ट करता है तो बॉडी हमारे पास में मूव या रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, क्लियर, अपने सराउंडिंग के रिलेटिव। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे कि मेरे पास मैकेनिक्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी में। नंबर 1 क्या है मेरे पास? स्टैटिक्स। नंबर 2 क्या है मेरे पास? डायनेमिक्स। अब ये दोनों ही मेरे पास हमारे इसमें पीएससी में क्या बन गए? सब्जेक्ट बन गए, ठीक है। इसका हम अलग पढ़ेंगे, इसका हम अलग पढ़ेंगे। अभी हमारा टारगेट जो है वो इस वाले पे, ठीक है। डायनेमिक्स हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब मेन बात आती है, मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा है कि बॉडी के जो हमारे पास बॉडी होती है उसके रेस्ट और मोशन की स्टेट के बारे में हम मैकेनिक्स में बात करते हैं, ठीक है। तो फिर जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है तो इसका मतलब वो भी हमारे पास इसकी रेस्ट और मोशन से रिलेटेड होगी। बात समझ आई? मैकेनिक्स के अंदर हम बॉडी के रेस्ट और मोशन की बात करते हैं। अब जब हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद मतलब जो बॉडी के रेस्ट और मोशन है उससे रिलेटेड होगा ये, ठीक है, कि उसके अंदर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं को तो लेके डिवाइड कर रहे होंगे। बात समझ आई? यस या नो?
अब देखो स्टैटिक्स क्या होता है, सिंपल सा फंडा, हमारे पास बॉडी जब रेस्ट पे होती है, ये होता है रिलेटेड रेस्ट पे, जब बॉडी के हम रेस्ट की स्टेट के बारे में डील करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो वो होता है हमारे पास स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स में हम बात करते हैं मोशन के बारे में, कि बॉडी जब हमारे पास मोशन में होती है तो उसके बारे में, उसकी स्टेट के बारे में जो हम डील करते हैं वो करते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आया, बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो हमारे पास स्टैटिक्स है, बॉडी जब मोशन में होगी तो वो हम डील करेंगे डायनेमिक्स में। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, मैं वो डेफिनेशन समझा रही हूँ। अब देखो स्टैटिक्स मेरे पास क्या है, किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की, तो पहली लाइन वही लिखी हुई है कि स्टैटिक्स मेरे पास जो है वो ब्रांच है ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की क्या है, ब्रांच है, मैंने ब्रांच ही दिखाई हुई है। ठीक है, अब कौन सी ब्रांच है, जिसमें हम deals with the action of forces on solid bodies in equilibrium। यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम के आगे जो मैं कुछ और बेसिक डेफिनेशन बताऊंगी तो उसमें आएगा इक्विलिब्रियम, मैं आपको जनरली वैसे बता देती हूँ, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उस पे जब हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं, एक या दो, जितने फोर्स हम उस पे एक्ट कर रहे हैं, अगर बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स फोर्स एक्ट किया, उसके बाद भी वो रेस्ट पे रहे, ठीक है, बॉडी मोशन में है और उस पे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं तब भी वो मोशन में रहे, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब फोर्स लगाने के बाद बॉडी जैसी है वैसे ही रहे, ठीक है, रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब दूसरा चीज, मेन चीज हिंदी में अगर हम बात करें तो जो संतुलन में, मतलब संतुलन बनी रहती है, ठीक है, क्लियर, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम। पर हम यहाँ पे सिंपल सी स्टैटिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि स्टैटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम, ठीक है, बॉडी हमारे पास जब उस पे कोई भी फोर्स एक्ट करता है, बॉडी हमारे पास क्या हो, रेस्ट पे हो, बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, अब बॉडी की जो रेस्ट की स्टेट होगी उसके बारे में हम डील करते हैं, मेन चीज है ये स्टैटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, डायनेमिक्स की डेफिनेशन, डायनेमिक्स भी क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, क्लियर। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर जो भी हमारे पास फोर्स एक्ट करेगा और हमारे पास क्या है, बॉडी मोशन में हो, तो उसकी स्टेट जो होती है उसको हम जब डील करते हैं वो करते हैं डायनेमिक्स। मेन चीज है, अगर हम पूरा ब्रीफ में समझे तो सिंपल सी चीज है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि स्टैटिक्स में हमारे पास बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, उसके बारे में हम डील करते हैं। डायनेमिक्स में जब बॉडी मोशन में होती है तो हम उसके बारे में डील करते हैं। तो ये चीज है कि स्टैटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो बॉडी की जो रेस्ट की स्टेट है, ठीक है, उसके बारे में डील करते हैं। क्लियर, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में बनी हुई है। दूसरी चीज है हमारे पास, जब हमारे पास ये डायनेमिक्स क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट होता है, बॉडी हमारे पास, बॉडी के जो मोशन की स्टेट होती है उसके बारे में डील करते हैं। तो दोनों की दोनों डेफिनेशन समझ आ गई, एग्जाम में लिख दोगे अगर आएगी, ठीक है। सिंपल सी चीज कि हमारे पास बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, अब बॉडी के जो रेस्ट की स्टेट के बारे में डील करेंगे वो स्टैटिक्स में, अब बॉडी के जो मोशन की स्टेट होगी उसको जो डील करेंगे वो डायनेमिक्स। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और मैंने आपको बोला था, दूसरा क्या है, पार्टिकल, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ये वाला आपका कंसेप्ट क्लियर, ये वाला, ठीक है, कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। अब हम समझेंगे पार्टिकल, फिर रिजिड बॉडी। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो देखो पार्टिकल क्या होता है मेरे पास, इसको समझेंगे। मेरे पास कोई भी बॉडी हो, चाहे वो कैसी भी हो, किसी भी शेप की हो, मतलब कुछ भी हो, जैसे हम एमएम में भी बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो हमारे पास बॉडी कोई भी हो, ठीक है, अगर उस बॉडी का वो पोर्शन को पार्टिकल कहूंगी मैं। ए पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ ए मैटर। मैटर मतलब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उस बॉडी के उस पोर्शन को मैं पार्टिकल कहूंगी कब, विच इज इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज, मतलब वो मेरे पास इनडेफिनेटली स्मॉल साइज है, विदाउट लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। मतलब मैं किसी भी, मतलब मेरे पास पार्टिकल क्या होता है, किसी भी, देखो सिंपल, अब ध्यान से समझना, पार्टिकल की बात कर रही हूँ तो इसको यहाँ से ये चीज समझना। पार्टिकल क्या होता है, मेरे पास किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी मैटर का एक पोर्शन होता है। क्या होता है ये? पोर्शन होता है। किसका पोर्शन होता है ये? हमारे पास पोर्शन ऑफ मैटर बोल दो, ठीक है, या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्लियर, या हमारे पास कोई भी बॉडी है। तो किसी भी बॉडी का हम जैसे एमएम में बात करते हैं कि हमारे पास बॉडी है, इसका ये पार्टिकल है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ये पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी मैटर का ये क्या होता है, एक पोर्शन होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि पार्टिकल क्या है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट या मैटर का एक पोर्शन है। अब ये कैसा पोर्शन है? ये भाई एक ऐसा पोर्शन है, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ पहले। ये एक ऐसा पोर्शन है, अगर मैं इसके साइज की बात करूं, पोर्शन की बात कर रही हूँ, तो भाई साइज में तो आऊंगी। साइज क्या है इसका? इसके साइज में देखो, जब भी हम साइज की बात करते हैं तो या तो इसकी लेंथ होगी कुछ, या ब्रेड्थ होगी, या थिकनेस होगी, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास ये किसी भी मैटर, बॉडी या ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पोर्शन है, अगर उसके साइज की हम बात करें तो ना तो इसका कोई साइज होता है, नो, ठीक है, मतलब साइज जो होता है, नो साइज, मतलब नो साइज का मतलब नो लेंथ, नो साइज नहीं लिखना, नो लेंथ लिख। इसके साइज की बात करें तो नो लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है, बात समझ आई, नो ब्रेड्थ और थिकनेस। तो हमारे पास पार्टिकल जो होता है, किसी भी मैटर का एक पोर्शन होता है, मैटर का वो पोर्शन होता है जिसका जो साइज है, अगर उसकी साइज की बात करें तो ना तो उसकी कोई लेंथ है, ना उसकी कोई ब्रेड्थ है, ना कोई थिकनेस है। अगर साइज की बात करें तो साइज क्या होता है? इनडेफिनेटली स्मॉल साइज, इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली स्मॉल साइज। फिर आगे ये बात की कि मेरे पास इनडेफिनेटली मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है, इतना छोटा कि ना तो उसकी कोई लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना थिकनेस है। बात समझ आ गई, ठीक है, कि पार्टिकल जो होता है हमारे पास किसी भी बॉडी, ऑब्जेक्ट या मैटर का वो पोर्शन होता है जिसका जो साइज है वो इनडेफिनेटली स्मॉल साइज है। इतना स्मॉल साइज है मेरे पास कि ना तो उसकी कोई ब्रेड्थ है, ना लेंथ है, ना थिकनेस है, इतना स्मॉल साइज, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो, इसको आप डिनोट करते हो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। अब मैं जहां भी आगे बात करूंगी कि मैं इसका पार्टिकल ले रही हूँ या पॉइंट ले रही हूँ, तो पॉइंट का मतलब है उस बॉडी का या उस मैटर का क्या है, ये एक पार्टी मतलब पोर्शन है। कौन सा पोर्शन? जिसको हम पार्टिकल कहते हैं। तो पार्टिकल को हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। पॉइंट की हेल्प से इसको डिनोट करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? मैं ये बात बोलूं, पॉइंट क्लियर हो गया, वो चीज अलग है, ठीक है, पर यहाँ पे हम पार्टिकल को डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गया कि पार्टिकल क्या होता है, हमारे पास किसी भी मैटर का वो पोर्शन होता है जिसका साइज जो होता है इनडेफिनेटली स्मॉल साइज होता है, मतलब इतना स्मॉल साइज होता है कि इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेड्थ है, ना कोई थिकनेस है, और इसको मैथमेटिकली हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सी कोई भी बॉडी ले लो आप, अब ये जरूरी नहीं है किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। अगर उस बॉडी को देखो, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो मैंने आपको एमएम में भी
मेरे जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं अभी, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, इससे हमारा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो उसमें भी हम पार्टिकल का ऐसे ही यूज करते हैं कि मेरे पास जो बॉडी है बहुत सारे पार्टिकलों से मिलके बनी है, ठीक है। तो उनमें हम जब भी पार्टिकल दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट दिखाते हैं, तो हमारे पास ही पॉइंट होता है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे चौक होती है क्लास में, ठीक है, तो वो चौक होती है, उसमें से अगर मैं यहाँ से उसका थोड़ा सा पोर्शन, बिल्कुल लिटिल बिट, तो उसमें से हल्का सा पोर्शन लोगे तो वो लाइक एक पार्टिकल हो गया, क्योंकि उस पोर्शन की ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेड्थ है, ना कोई थिकनेस। वो पूरे चौक का क्या है, एक पोर्शन है, इतना इंडेफिनेटली स्मॉल साइज है, इतना स्मॉल साइज है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी नहीं है। मतलब आप उस तरीके से भी उसको रिलेट कर सकते हो कि मेरे पास कोई चौक है, चौक में से हल्का बिल्कुल लिटिल बिट, मतलब लाइक एक कण की बराबर, मतलब कण मतलब पार्टिकल ही बोलते हैं, पर बिल्कुल छोटे से पोर्शन जिसकी ना कोई लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना थिकनेस। तो ये मैंने आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दे दिया। बहुत जगह ऐसा होता है हमारे पास, तो आप कोई भी बॉडी देख लेना, ठीक है, कोई भी मैटर देख लेना, अगर उसमें से हम थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट लेंगे और उसका कोई साइज, मतलब साइज में अगर उसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस नहीं है, तो वो लाइक एक पॉइंट की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं अर्थ पे, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से ही मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बने होते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बात समझना, कंसेप्ट क्लियर है? पार्टिकल की डेफिनेशन समझ ली आपने, मैकेनिक्स की समझ ली। अब ये चीज मैंने आपको बता भी दी, जैसे मेरे पास चौक होता है ना, इस तरीके से चौक है ना, तो चौक का इधर से आप थोड़ा सा कोना ऐसे, यहाँ से आपने ये तोड़ लिया हल्का सा, तो इस देखो लाइक एक ऐसे दिखाई देगा पॉइंट की तरह। तो इसकी मेरे पास ना तो कोई थिकनेस है, ना कोई मेरे पास ब्रेड्थ है, ना इसकी कोई लेंथ। क्लियर है ना? तो इस तरीके से मैंने चौक का आपको एग्जांपल दे दिया, तो आप उससे उसको रिलेट कर सकते हो। या कोई भी बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी होती है, तो पार्टिकल वही होता है हमारे पास जो साइज में क्या होता है, इंडेफिनेटली स्मॉल होता है, मतलब इतना छोटा होता है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आता है बेटा रिजिड बॉडी। मेरे पास रिजिड बॉडी क्या होती है? क्या? रिजिड बॉडी, इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बॉडी is said to be rigid if the distance between any two particles of this body remains unchanged no matter what force act on it। दो डेफिनेशन दी हुई। इन अदर वर्ड्स ए बॉडी which does not change its shape and size when act upon the external force is called a rigid body। अब देखो दो डेफिनेशन इसकी दी हुई है। डेफिनेशन फर्स्ट, डेफिनेशन फर्स्ट, डेफिनेशन सेकेंड। अब क्या दी हुई है? डेफिनेशन पहले सेकंड समझते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट समझेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोला गया है कि मेरे पास कोई भी बॉडी है किसी भी तरीके से, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके बॉडी के ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया? एक्सटर्नल फोर्स। क्या अप्लाई किया? एक्सटर्नल, एक मिनट, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी, ये मेरे पास क्या है? बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी के साइज और शेप, साइज और शेप में मेरे पास नो चेंज, कोई चेंज ना आए, नो चेंज, अनचेंज्ड हो जाए, नो चेंज। मतलब मेरे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करें और उसके साइज और शेप में कोई भी चेंज ना आए, मतलब वो चेंज ना हो, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। पहला डायग्राम ये चीज समझ आए, पहली डेफिनेशन यही चीज दी हुई है कि मेरे पास कोई भी बॉडी है, अगर उसके ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और उसके शेप और साइज में मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है।
क्लियर, शेप और साइज में कोई भी चेंज ना आ रहा हो। कंसेप्ट के लिए दूसरा इसी से रिलेट करते हुए है, मैं इसको एक इधर कर देती हूँ और उसको समझ, अभी इसका एग्जांपल दे देती हूँ पहले, फिर उसको समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी मैंने बोला, ठीक है, कि अगर क्लास में आप लेक्चर स्टैंड देख रहे हो, ठीक है, तो लेक्चर स्टैंड पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, क्लियर, और उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या उसके शेप और साइज में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, क्या उसके मेरे पास शेप और साइज में कोई चेंज हुआ? नो चेंज, तो दिस इज अ रिजिड बॉडी। क्लियर, ठीक है, लेक्चर स्टैंड का दे दिया। दूसरी चीज है, ये मेरे पास पेन है, ठीक है, इस पेन पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, कोई भी फोर्स अप्लाई किया। अब इसके शेप और साइज में कोई भी, मैं इसको ऐसे करके छोटा बनाना चाहती हूँ या ऐसे खींच के बड़ा बनाना चाहती हूँ लंबा, ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसे मतलब ऐसे करने से, इस तरीके से खींचने से या ऐसे प्रेस करने से इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पे, ठीक है, और इसके साइज और शेप में कोई चेंज हुआ? नो चेंज, तो दिस इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, क्लियर। अब मैंने एग्जांपल भी दे दिए रियल लाइफ के। अब हम बात करते हैं दूसरी, पहली वाली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन क्या है मेरे पास? सेकंड। अब डेफिनेशन फर्स्ट की बात करते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट क्या कहती है? मेरे पास कोई भी बॉडी है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, सर्कल में हो, किसी भी रोम्बस, किसी भी 3D हो, 2D हो, 1D हो, कोई भी शेप हो बॉडी का, ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। अभी मैंने ये बात कही, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास, अब देखो ये जो पार्टिकल्स होंगे, अभी मैं दिखाने के लिए, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो हर पार्टिकल के बीच में अपनी एक डिस्टेंस होती है, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से। अभी तो मैं बहुत दूर दूर कर रही हूँ, इनको अगर मैं पास में भी करूँ तो इस तरीके, ठीक है, ऐसे, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं? एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं। फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस, पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस में कोई भी चेंज ना आए। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये बॉडी है, ये चीज समझ आई यहाँ पे कि छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स उनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, चाहे आप नियर बाय से नियर बाय डिस्टेंस तो होगी ना। तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट डेफिनेशन में कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स of a body of body of a body, ठीक है, बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस नो चेंज, यहाँ पे लिख दूं मैं, नो चेंज ना हो, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगी? वो रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, उसको रिजिड कब कहूंगी मैं? जब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, चाहे उसके ये मैटर नहीं करता कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कैसे, ठीक है, बात समझ आई? क्या फोर्स है उसके ऊपर, कैसा है, वो मैटर नहीं करता है, पर मेरे पास क्या है, उस बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल उठाओ, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर चेंज ना हो तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? रिजिड बॉडी। ठीक है, अब मेरे को पता है कि पूरी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, तो कोई भी दो पार्टिकल ले लो, उनके बीच की कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी। अब ये दूर दूर है, अब पास पास ले लो, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी दो पार्टिकल उठाओ, उनके बीच की मैं डिस्टेंस देखूं, अगर उसमें कोई भी चेंज ना हो, वो अनचेंज हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? रिजिड बॉडी। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, सिंपल सी चीज है, अभी मैंने आपको किसका बात बोला था? लेक्चर स्टैंड का। तो लेक्चर स्टैंड मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ऐसी तो है,
लेक्चर स्टैंड, ये हो गया। अब मेरे पास ये जो लेक्चर स्टैंड बना है भाई, इसमें मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल है इसके, अभी तो बना है, ठीक है। अब इनको मैं इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे मैंने अभी बताया उसके शेप और साइज में कोई फर्क नहीं आया। अगर मैं शेप और साइज में फर्क नहीं आ रहा तो देखो एक ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट कर रही है। अगर इसके इनके पार्टिकल्स के बीच की कोई डिस्टेंस अगर चेंज होती है तो शेप और साइज में फर्क आता, ठीक है। अगर चेंज नहीं हो रही है डिस्टेंस, तभी उनके शेप और साइज में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी फोर्स अप्लाई कर लूं तो इनके शेप और साइज में मेरे पास कोई डिफरेंस ही नहीं, मतलब इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस में कोई डिफरेंस मतलब वो ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है। बात समझ आई या नहीं? अब देखो जैसे ये है मेरे पास, ये सिंपल सा है। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश की कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं इस तरीके से लगा के। क्या इन छोटा क्यों नहीं हो रहा, इसकी शेप चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो जिस पार्टिकल से ये मिलके बना है उनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। कोई भी दो पार्टिकल उठाओ इसके अंदर से, उनकी जो बीच के डिस्टेंस है उनमें चेंज आएगा, चेंज आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन इससे रिलेट है कि अगर उनके पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस में कोई भी चेंज आता है तो शेप और साइज में ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं एक बैलून लेती हूँ, ठीक है, बैलून में हवा भरी हुई है, ठीक है, क्लियर। अब उसमें क्या मैंने फोर्स लगाया, उसको प्रेशर गया तो वो फट जाता है ना, ठीक है, क्लियर, बात समझ आई। तो उस पर प्रेशर लगा के मतलब वो फट गया, पहले वो इस तरीके से था वो फिर ऐसे, तो शेप में चेंज हुआ ना उसके, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आई। मतलब रिजिड बॉडी हम किसको कहेंगे, जैसे कि लेक्चर स्टैंड है या मेरे पास ये है, हम इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, उसके शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज अ रिजिड बॉडी या लेक्चर स्टैंड रिजिड बॉडी। तो किसी भी बॉडी पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसके शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। और शेप और साइज में चेंज कब होता है बताओ, चेंज कब होता है, जब हमारे पास उसके कोई भी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज हो रही है तो शेप साइज चेंज होती है। तो अगर शेप और साइज चेंज नहीं हो रहे तो इसका मतलब हमारे पास बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल हो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट है। अब जैसे देखो ये चेंज नहीं हो रहा है, इसकी शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा, तो इस जिन पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ है उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर। तो हमारे पास आप ये चीज नोटिस करना, जब बच्चे अब जो क्या है कुछ खिलौने बनाना सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको वो किसी भी शेप में दे देते हैं, तो वही चीज है जो उस पे आप कोई भी प्रेशर लगा के कोई भी चीजें बनाते हो तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, डिस्टेंस चेंज होती है, डिस्टेंस चेंज हो रही है तो मेरे पास रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो गया। जैसे लेक्चर स्टैंड ये वाला मैंने बोल दिया कि इस पे हम प्रेशर लगाएंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो दिस इज रिजिड बॉडी। जिसमें शेप और साइज चेंज हो जाते हैं या हमारे पास पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होंगे, रिजिड बॉडी नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फंडा आपके पास क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास रिजिड बॉडी क्या होता है, दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से क्या कर रही है, रिलेट। शेप साइज में तभी चेंज होगा जब उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस में चेंज होगा। पार्टिकल्स के जो बीच के डिस्टेंस है, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं है तो उसके शेप और साइज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब यहाँ पे बेटा मैंने उसके बाद बोला था आपको कि फिर हम ये बात करने के बाद एक रिमार्क है। रिमार्क क्या है, देखो यहाँ पे, नो परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट इन ए नेचर। अब क्या ये बात बताओ मेरे को, क्या परफेक्टली रिजिड बॉडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? योर आंसर। आप कहोगे नहीं करती है। क्यों बेटा, क्यों नहीं करती है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, अब जैसे ही मैंने लेक्चर स्टैंड की आपसे बात की थी, किसकी बात की थी, लेक्चर स्टैंड की, अभी मैंने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसमें उसकी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आया तो वो मेरे हिसाब से क्या हुई, रिजिड बॉडी।
बट अगर मैं उस पे बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स लगा दूं, ठीक है, बहुत ही बड़ा फोर्स लगा दूं, जैसे कि बहुत बड़ा हथौड़ा हो, उसे लेके इस तरीके से उसमें मारूं, तो वो टूट जाएगा। टूटेगा तो उसकी बॉडी और शेप साइज में चेंज आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो वही चीज है कि हमारे पास क्या है, नेचर में परफेक्टली जो रिजिड बॉडी होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉडी में अगर मैं वहां पे ग्रेट फोर्स लगा दूं, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा फोर्स लगा दूं, तो बॉडी के शेप और साइज में चेंजेस आएंगे। जैसे अभी मैंने लेक्चर स्टैंड का दिया कि मैं उसको ऐसे हाथ से फोर्स लगा रही हूँ या नॉर्मल फोर्स लगा रही हूँ, तो उसके शेप और साइज में कोई डिफरेंस, मतलब कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। बट अगर वहीं पे मैं उस हथौड़ा लेके उसमें हथौड़ा मारूं, तो क्या वो टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो उसकी शेप और साइज में मतलब चेंज आ जाएगा। यस। तो अगर हम ग्रेट फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास उसकी बॉडी के शेप और साइज में चेंज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको ऐसे प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, ये ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने इस पे कुछ इस तरीके से मारा और ये टूट गया, तो क्या इसकी शेप साइज में चेंज आ गया? नहीं आ गया? आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर में परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उस पे अगर हम ग्रेट फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के शेप और साइज में चेंज आएंगे। बात समझ आई? क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये जो रिजिड बॉडी वाला जो कंसेप्ट है, फिर ये क्या है? ये सिर्फ हमारे पास बेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है, जिसको हम कंसिडर करके चलते हैं अपना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हमारे पास बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट करता है तो उसके शेप और साइज में ना के बराबर मतलब नेग्लिजिबल चेंजेस आते हैं, मतलब उसकी उसमें शेप और बॉडी में कोई चेंजेस मतलब नहीं आते। क्लियर? ये हम लेके चलते हैं, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। पर ये चीज पता है कि दुनिया में कोई भी बॉडी है, उस पे अगर हम नॉर्मली फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसके शेप और उसमें चेंज नहीं होगा, जो रिजिड बॉडी है। बट उस पे हम ग्रेट फोर्स अगर अप्लाई कर देते हैं तो उसमें जरूर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल हमारा मॉडल है। हम ये मान के चल रहे हैं कि उस पे ऊपर फोर्स, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये मान के चल रहे हैं हम कि इसमें इसके शेप और साइज में चेंजेस नहीं हो रहे। और सिंपल सी है, ऐसे मैं फोर्स लगाऊंगी तो अब मैं इसको ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। वही चीज है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आज का समझ आया? सिंपल सी चीज है। मैकेनिक्स हमारे पास कोई भी यूनिवर्स में कोई भी बॉडी होती है हमारे पास, वो रेस्ट ऑफ मोशन में होती है। तो रेस्ट ऑफ मोशन में जो हम जिनके बारे में डील करते हैं उनकी स्टेट के बारे में, उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स को दो ब्रांच में किया है, जिसमें बॉडी के रेस्ट की स्टेट को डील करते हैं वो स्टैटिक्स, मोशन की स्टेट को डील करते हैं वो डायनेमिक्स। पार्टिकल क्या होता है? कोई भी बॉडी है उसका एक पोर्शन होता है, इतना छोटा सा पोर्शन होता है कि उसका कोई भी मतलब इनडेफिनेटली स्मॉल साइज होता है, ना तो उसकी कोई थिकनेस है, ना कोई ब्रेड्थ है, ना कोई लेंथ है। रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर उस बॉडी की शेप साइज में चेंज नहीं आ रहा है, या दूसरी बात बोल दो कि बॉडी जो है पार्टिकल से मिलके बनी होती है, अगर उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो वो मेरे पास रिजिड बॉडी है। और ये चीज हमने जान लिया कि नेचर में परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि आप ग्रेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो ऑब्वियसली उसके शेप और साइज में चेंज आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आज का सार था जो मैंने आज का लेक्चर आपको डिलीवर किया, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर अब तक भी आपने निवार मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो जय हिंद, जय भारत।